दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार आप एक नए मेहमान के से मिलवाते हैं और इसी बीच हमारे साथ नरेंद्र पासवान जी हैं, जो मधेसी दलित गैर सरकारी संस्थान के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और तमाम वैसे मिशन पर लगातार एक्टिविटी करते रहते हैं। भारत नेपाल संबंध को लेकर भी कई ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन मैं आज आपको जो एक मुद्दे को लेकर चल रहा हूं वो खास मुद्दा ये है कि जो इनके संस्थान है, उस संस्थान का जो इशू है, संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है, क्या उस पर भी बात होती है या नहीं होती है? क्या भारत के संबंध और नेपाल के संबंध में अभी के वर्तमान सरकारों में अभी क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये तमाम मुद्दे को लेकर हम निभाएंगे, लेकिन आपको एक आज चौंकाने वाली बात भी आज आपके सामने में ला रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले आपको एक एक सवाल को समझना होगा और ये देखना होगा कि आखिर भारत और नेपाल के संबंध में क्या इस तरह का संभव है तो आखिर ये हो क्यों नहीं रहा है? भारत और नेपाल के संबंध आज बेटी रोटी का है, लेकिन इससे पूर्व अगर कहा जाए तो बिहार के कई ऐसे एरिया जो कई ऐसे कालों में नेपाल के क्षेत्र में था, लेकिन आज वो भारत के क्षेत्र में है। लेकिन ये भारत और नेपाल का संबंध मित्रता, बंधुता और खासकर बेटी रोटी का संबंध वो स्थापित पुनः वैचारिक रूप और पारिवारिक रूप से कैसे संभव होगा, इस पर बात करें। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, आपने अब अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बीच में नेपाल के समस्याओं को लेकर जो रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी नहीं सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत और नेपाल का जो संबंध है वो आपका भी और मेरा भी, जितना आपका संबंध है उतना ही मेरा संबंध है, क्योंकि आपका घर नेपाल में है और मेरे पत्नी का घर नेपाल में है। मेरा बेटी रोटी का संबंध मेरा नेपाल से है और आपके घर का भी बेटी रोटी का संबंध नेपाल से, क्योंकि आपके ननिहाल जो है इंडिया में है। क्या संबंध अभी वर्तमान में जो सरकार है वो इस तरह से कायम होना देना चाह रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का जो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है ये तो ऐतिहासिक संबंध है, मतलब पूरा काल से ही चलते आ रहा है संबंध है। और नेपाल भारत के बीच में जो मधेश समुदाय के जितने भी लोग हैं, अधिकांश लोगों का रिश्ता नेपाल के मधेश के बेटी भारत बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में शादी होते आया है और भारतीय लड़की को भी नेपाल में शादी ब्याह होते आया है, बहुत पहले से ही है, पूरा काल देश से ही है। अब इसमें क्या है कि हम लोग को अभी जो सरकार है, दोनों तरफ का सरकार, अब इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा करवाहट हो गया। जैसे हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं, अब कुछ भी कोई सामान घरेलू यूज के लिए कोई सामान किनना भी पड़ता है तो हम लोग को भारत ही आना पड़ता है बॉर्डर से। लेकिन अभी बॉर्डर पे एसएसबी होने के कारण से और नेपाल दोनों तरफ का पुलिस है, अब थोड़ा सा पब्लिकली ये सब बहुत कष्ट देती है। अब घरेलू सामान कोई लिए तो उसको छीन लेना, कष्ट में बुझा देना, ये सब ऐसे थोड़ा सा तनाव महसूस होता है लोगों को। जी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जी, गरीब व्यक्ति, गरीब महिला अब इंडिया से सामान खरीद के अपने घर के लिए ले जा रही है तो पुलिस, खासकर नेपाल पुलिस जो है उस सामान भी जब्त कर लेती है और बेरहमी से उसको मारती भी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसमें अब हालांकि जो खाने का सामान सब है ये तो वैसे ही अब दोनों, मतलब अधिकतर नेपाल से सस्ता बिहार में होने का लोग लेके जाते हैं। लेकिन इसमें अब किसान को, गरीब तबके के लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसी में जो ब्रोकरी करता है, जो दलाली करता है सत्ता के मतलब पीछे, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के सामने से लेके जाएगी बहुत सारा सामान था, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है, कोई कस्टम नहीं है। गरीब को सताने के लिए ये रवैया ठीक नहीं है, इसको सुधार करने की जरूरत है दोनों गवर्नमेंट को। जी, तो क्या इस तरह से पालन नहीं कर सकते जो भारत और नेपाल का संबंध के लिए एक ऐसे संस्थान हो जो इस संबंध को मजबूत करे और खासकर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उस पर भी अंकुश लगाया जा सके, इस संबंध को कायम रखे और जो सुविधा गरीब को मिल सकती है भारत से वो वहां मिल सकती है। इस तरह से पहले सुते हैं। ये तो क्या है कि ये भारत के केंद्रीय सरकार का मुद्दा है, ये तो प्रदेश सरकार का मुद्दा है नहीं जी। ये तो अब एसएसपी जो बैठ रही है तो बिहार सरकार से या यूपी सरकार से या वेस्ट बंगाल सरकार से तो बिलोंग नहीं करती है, वो तो केंद्र का गवर्नमेंट का इशू है। इसलिए बिहार वासियों से मेरा अनुरोध है और यूपी वासियों, बॉर्डर साइड के लोग हैं, सारे लोगों से मेरा यही आग्रह अनुरोध है
कि कभी में अपने गवर्नमेंट को भी कॉन्शियस करे कि हम लोग का नेपाल भारत के बीच बेटी रोटी का संबंध है, दोनों देशों को नागरिक को फ्रीली होना चाहिए ना, कोई अपना घर के सामान खरीदने के लिए मतलब ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है। अजय, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खासकर मुझे तो ससुराल जाने में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन क्या आपको भी नानी गांव जाने में परेशानी होती है? हाँ होता है, हम लोग भी नेपाली गाड़ी लेके जाते हैं तो थोड़ा सा बॉर्डर पर दिक्कत करता है। अच्छा। लेकिन जब बोलते हैं कि वहाँ रिश्तेदारी है तो अब ठीक है जाइए करके बोल देता है, ऐसा मतलब दिक्कत होता ही है। मात्र बॉर्डर से 12 किलोमीटर पर मेरा ससुराल है और वहाँ जाने के लिए मोटरसाइकिल के लिए 200 रुपया देना पड़ता है, 4 व्हीलर जाऊँ तो 600 रुपया देना पड़ता है। तो आप समझिए कि अगर संबंध है बेटी रोटी का तो हो सकता है कि महीना में 4 बार भी जाना पड़े, हो सकता है महीना में 10 बार भी जाना पड़े। अगर 5 बार भी हम गए तो 3000 केवल आपको टैक्स देना है और तब जाएंगे हम बिहार में, तो क्या इस पर भी कुछ नहीं रह सकता है? एकदम आपका मुद्दा भी एकदम सही बात है। हम लोग भी जैसे कि इससे पहले नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार मतलब प्रचंड के ही नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार थी, उसमें अर्थमंत्री नेपाली कांग्रेस से थे प्रकाश शर्मा। तो हम लोगों ने ये बात उनको बोला कि आप लोग कस्टम वाले को ये तो अर्थ मंत्रालय के अंदर वो तो होता है कस्टम, तो हम लोग ने सर्कुलेट करवाया था कि अब में भारत से आने वाले बॉर्डर साइड के जितने भी लोग हैं उन लोगों को सारा रिलेशन नेपाल में है, नेपाल वाले को इंडिया में है। जो लोग अपने गाड़ी लेके आते हैं गाड़ी को मतलब टैक्स नहीं लगाया जाए, भंसार नहीं लगाया जाए, ऐसे हम लोग मतलब ज्ञापन पत्र दिए थे। लेकिन जहां तक बात है कि अब नजदीक आपको हाईवे से 30 किलोमीटर भीतर तक बिना भंसार की गाड़ी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कानून अप्लाई कहाँ होता है? मैं तो देखता हूँ कि मार्केट में ही जाऊँ तो मार्केट में भी पुलिस वाले ऐसे तंग करते हैं कि ना जाने क्या हो। वैसे तो आपने कहा कि 30 किलोमीटर, मुझे ऐसा भी पता चला कि 40 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई होता कहाँ है? ये डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। दूसरा बात है कि अगर आप अंदर में जाते हैं तो पुलिस जो वहाँ के खासे जो प्रहरी होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो इस तरह का भी एक संबंध स्थापित हो, ऐसा जो शहर जो डिस्ट्रिक्ट जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसके भी गाड़ी को छूट मिले, जो आम व्यापारी है उसको भी थोड़ा सा सुविधा मिले कि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके, अच्छे राशन मिल सके। जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सब जितने भी अब व्हीकल में जो कर लगता है वो नहीं लगना चाहिए। अब अपने रिश्तेदार के आने के लिए ये सब नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार और सत्ता का बात है। अब इसमें क्या है कि मवेशियों को मुद्दा को लेकर जो काठमांडू की जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, हमको लगता है कि अब हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इन लोगों को मवेशियों को मुद्दा से कोई मतलब नहीं लगता है। क्योंकि पहाड़ी शासक वर्ग का बिहार यूपी अथवा तो वेस्ट बंगाल कोई रिश्तेदारी है नहीं, रिश्तेदारी तो मवेशियों का है। इसलिए जितने भी पार्टी है नेपाल में सारे पार्टी के नेता तो मवेशी भी है, ये लोग भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मुद्दा संबंध में हम लोग को दुख लगता है। लेकिन दुख लग गई हम लोग को घुटन, और अपने कहावत है कि मोटू में यानी कि हृदय पे पत्थर लग के हम लोग काम कर रहे हैं। जी, ऐसा लगता है। जी, तो बात करें खासकर जो भी संस्थान है वो खासकर दलित वर्गों की लगातार इंटरनेशनल फेस्टिवल अभी जो है आपने किया, WSF का प्रोग्राम भी जहाँ पर 98 देश के लोग आए, उसमें भी आपने प्रमुखता से वो अपनी बातों को रखा। क्या लगता है कि सरकार जो है संविधान जो बनाए उस संविधान में इन वर्गों को कभी क्या अंकित रखा, उन वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई क्या? देखिए, तो आपने नेपाल के संविधान के बारे में मुद्दा उठा दिया, अच्छी बात है। आप लोग को जानकारी के लिए मैं बताऊं कि नेपाल में 2072 साल में जो संविधान जारी हुआ, पहली बार लोकतांत्रिक संविधान जारी हुआ, उसमें क्या है कि दलितों का अधिकार 0 है, कुछ भी नहीं है। ये लोग खसवादी यानी पहाड़ी ब्राह्मण जो है वो टोटली मनुवाद से ग्रसित है। मनुवाद से ग्रसित होने के कारण वहां पे दलितों को अधिकार से वंचित रखा गया। वहां पे क्या कि संवैधानिक जो संविधान धारा 40, 41 और जो 47 में जो लिखा गया है कि कोई भी अवसर मिले राज्य सत्ता से दलितों में मतलब वो 13% दिया जाए। और उसमें भी क्या है कि संविधान में आपको एक जो नगर पालिका का अथवा गांव पालिका का जो वार्ड होता है, वार्ड में दलित महिला का सदस्य ही स्वीकृत किया गया है, आरक्षित किया गया है। बाकी किसी भी पद में दलित आरक्षण नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं
भारत में आपको नगर पंचायत का हो या ग्राम पंचायत का हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रदेश में दलित का एक अपना ग्राम पंचायत मतलब आरक्षित क्षेत्र है ना। उसी तरह विधायिका में भी आप लोगों के पास दलित आरक्षित क्षेत्र है। और संसदीय चुनाव के लिए भी, लोकसभा के चुनाव के लिए भी दलित का क्षेत्र तोड़ा गया है। लेकिन नेपाल में सब नहीं है। हम लोग खुला रूप से रहते हैं। वहां पे क्या है कि एक सिस्टम है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एक है समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जो संविधान में लिखा गया है। तो प्रत्यक्ष में अब संसद की हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष में 165 सीट है देश भर में, और समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में आपको 110 सीट है। कुल मिलाकर 275 सीट हुआ नेपाल के संसद में। इसलिए अब हम लोगों का मानना है कि नेपाल में 3 करोड़ जनसंख्या है, 3 करोड़ में 20% दलितों की जनसंख्या है, जिसमें हम लोग को 20% आरक्षण होने की जरूरत है एज ए होल सीट में, यानी कि 275 सीट में। लेकिन वहां पे बेईमानी कर दिया है राज्य सरकार दलितों के साथ। वहां पे 275 सीट में आरक्षण नहीं देके 1 से 10 जो समानुपातिक सीट है उसमें आरक्षण दिया है 13%। 13% में 1 से 10 में से मिलता है 15 सीट। तो अभी नेपाल के सांसद में दलित की उपस्थिति 15 है, लेकिन 15 में भी हम लोग विभेद में पड़े हुए हैं। जैसे कि दलित तो है वहां पे होल नेपाल में 2 किस्म के लोग रहते हैं, आपको पता ही है, एक पहाड़ी और एक मधेसी। तो भारतीय चेहरा से जो चेहरा मिलता है वो सब मधेसी हो गए, जिसमें हम लोग भी आते हैं, दलित ओबीसी पिछड़ा सब आते हैं। और जो प्योर पहाड़ में मंगोलियन फेस है वो सब पहाड़ी हो गया। तो जितने भी दलित रिजर्व सीट में जो अवसर मिला है वो मैक्सिमम पहाड़ी दलित को। जैसे अब मान लेते हैं अभी 15 एमपी तो है संसद में, लेकिन उसमें 13 तो पहाड़ी है, मधेसी 2 है। उसी तरह नेपाल में 7 प्रदेश है। अब प्रदेश में आपको बता दूं, अब पूरब से जोड़िएगा तो आपको कोसी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गंडकी प्रदेश, सुदूर पश्चिम प्रदेश, ये सब कर्नाली प्रदेश, सब मिलाकर 7 प्रदेश है। 7 प्रदेश में अधिकतर जनसंख्या मध्य प्रदेश में है दलितों का। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख है। 70 लाख में आपको दलितों की जनसंख्या 17% है। 17% में दलित का जो उपस्थिति है विधायिका में बहुत कम है। अभी ये जो माओवादी की जो सरकार है, माओवादी तो बोलता है ना कि हम दलितों का मसीहा है विश्व में, कम्युनिस्ट वाले लोग। लेकिन आप डाटा पलटा के देख लीजिए उठाकर कि इससे पहले भी कांग्रेस के सहयोग में माओवादी प्रचंड की सरकार थी, उसमें एक भी दलित कैबिनेट में नहीं था। ठीक है। और ये अभी एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले और माओवादी फिर कांग्रेस को धोखा देकर ये दोनों कम्युनिस्ट मिलकर सरकार बनाई है। आपको 21 दिन पहले, यानी कि 16 मार्च को गवर्नमेंट चेंज हुआ है नेपाल में, 15-16 मार्च को चेंज हुआ है। वो दोनों कम्युनिस्ट मिला है, माओवादी और नेपाल का एमाले केपी ओली की पार्टी, कांग्रेस को धोखा दिया प्रचंड। तो इस सरकार में भी आपको 25 मंत्रिमंडल में एक भी दलित फेस नहीं है। तो क्या संविधान के विपरीत नहीं है? संविधान में तो सब समुदाय का बराबरी अवसर देने की बात लिखा गया है, तो उसमें ये भी नहीं है। और हम जहां से बिलोंग्स करते हैं मध्य प्रदेश से, मेरे घर रोहतास जिले के गौ में है। तो मध्य प्रदेश का जो मूवमेंट हुआ 62 का जो आंदोलन हुआ नेपाल में, मधेसियों का आंदोलन, तो उसमें बहुत सारे दलित को शहादत मिला, वीरगति को प्राप्त मिला, शहीद हुए। लेकिन इससे पहले की जो पार्टी उपेंद्र यादव की पार्टी, मधेसी जन अधिकार फोरम पार्टी, इससे पहले भी 5 साल सरकार चलाई बहुमत के साथ। अभी भी उपेंद्र जी की पार्टी जसपा, जनता समाजवादी पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। लेकिन 5 साल पिछले वाली सरकार में, अभी के 1.5 साल वाली सरकार में एक भी दलित को मंत्रिपरिषद में नहीं रखा है, जबकि मध्य प्रदेश में 17% दलित है। बताइए तो हम लोग कैसे वहां पे काम करेंगे? इसलिए हम जो हमारी संस्था है मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ, हम लोग दलितों को हित हक के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ पे अभियान चलाने के लिए बाबा साहब के नाम को लेकर कि हम लोग कमती में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से सारे दलित को इकट्ठा करें, एकजुट में लाएं और उनके मिशन को बढ़ाएं। अब अगला चुनाव 3 साल के बाद होने वाला 2084 में हम लोग कुछ नया तरीका से प्रेशर करने के लिए हम में लगे हुए हैं कि सरकार कमती में संविधान में जो अधिकार दिया गया है दलितों के लिए उस पर सरकार अमल करे, उसको लागू करे। इसी अभियान में लगा हूं। बात करें तो जो कम्युनिस्ट की सरकार जब भी आती है नेपाल में
उनका रुख चाइना की तरफ ज्यादा भागता है, तो क्या वो लोग चाहते हैं कि हम लोग चाइना में मिल जाए? देखिए ये स्वाभाविक है। अब डेमोक्रेट लोग इंडिया के नजीक में है। देखिए कम्युनिस्ट लोग बहुत अवसरवादी होते हैं। ये अब जो जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे जो पार्टी बनी है नेपाल, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का मैं उदाहरण देता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना तो किए बीपी कोइराला जी, तो नेपाल के धरती पर जन्मे, नेपाल का ही विचार लेके बढ़े। और कम्युनिस्ट पार्टी वाले क्या है कि वो अब कहाँ रूस का, कहाँ चाइना का, माओ से तुम का विचार लेके चलते हैं। अब उन लोगों का जो दार्शनिक है, अब जो कम्युनिस्ट लोग का, वो प्राय नेपाल से बाहर यानी कि चाइना और रूस में जन्मे हुए महापुरुष लोगों का विचार लेके चलते हैं। तो वहां पे क्या कि इसमें मेरी थोड़ा सा फर्क विचार में रखना चाहूंगा कि मान लीजिए हम लोग नेपाल में हैं और आप लोग भारत में हैं, तो नेपाल क्या जो विभिन्न जाति समुदाय का जो मुद्दा है, जो पिछड़े दबे लोगों का जो मुद्दा है, उनको उठान करने के लिए उनका शैक्षिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, स्वास्थ्य की अवस्था, गरीबी कैसे कम होगा, उस अवस्था को सुधार करने के लिए रूस की पॉलिसी तो लागू करने से नहीं होगा, चाइना की पॉलिसी लागू से नहीं होगा नेपाल में। यहाँ की तो जो यहाँ की समस्या, उस विचार, यहाँ के विचार को बढ़ाएंगे तब तो समस्या होगा। इसलिए ये लोग लेकर कुछ मुद्दा है नहीं। जैसे भी अब सबको एक करना है, दलितों की सहारा लेके चलता है, दलितों का पार्टी बोलकर चलता है, लेकिन पहुंचने के बाद सत्ता में दलित को ये सब बाइकाट पास कर होता है। जैसे अगर मौका मिले नेपाल को, तो क्या भारत में मिलना चाहे? अब हम लोग को तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या देखिए, हम लोग अब नेपाल से के 22 जिला जो आपको मेची से लेके महाकाली तक आपके भारत के वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड से जितने भी सटे हुए जिला है, 22 जिला, वो सब मधेश से जुड़ा हुआ है। मधेश नेपाल में 22 जिला मधेश से जुड़ा हुआ है। अब मधेसी कल्चर में क्या है कि सारा का सारा वेशभूषा, खान पीन, रहन सहन, रिश्ता, बेटी बेटी का संबंध भारत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम लोग को तो भारत में ही मिल जाता तो अच्छा लगता। हम लोग चाहते कि नहीं मिल जाए, क्योंकि सब कुछ हम लोग चाइना से कुछ मिलता नहीं है, न भाषा मिलता है, न भेष मिलता है, न धर्म मिलता है, न संस्कृति मिलता है। इसलिए हम लोग सारा जो भी कल्चर है सब भारतीय से मिलता है। इसलिए हम लोग भारत में ही मतलब मिल जाता तो अच्छा होता, नहीं तो कुछ दिन के लिए लीज में दे देता तो अच्छा होता। हम तो यही सोचते हैं, चाहते भी है ये लोग सब कुछ भारत से मिलता है, भारत ही तरफ लगे। अब मान लेते हैं, अब सिंपल बात है, अब जिस नेपाली को, जिस मधेशियों को गाड़ी चढ़ने का हैसियत है, वो मोटरसाइकिल नहीं चढ़ पा रहा है। क्योंकि अब मोटरसाइकिल का दाम भारत में 50,000 रुपया है। मान लीजिए एक हीरो होंडा हम लेते हैं यहाँ पे, आप लोग 50 से 60 मिल जाता है नया, और वही गाड़ी नेपाल में जाके आपको 2.5 लाख मिलता है। तो उनको तो 5 से लेकर 7% टैक्स देना पड़ता है ना। इसलिए अब सारा कुछ सस्ता है यहाँ पे, इसलिए भारत के ही साथ हम लोग जाना चाहेंगे।